अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस क्वेश्चन को हम लोग फटाक से देखेंगे, 4 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन आपके पास दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जाएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके आगे एक्सटेंड कर देंगे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा भैया, हमें सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे आपको कीवर्ड देखने को मिल जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, पैरेलल क्या होता है? पैरेलल ये होता है। हाँ भैया, पैरेलल ये होता है। पैरेलल प्लेट्स हो गई हमारे पास। कैपेसिटर कब बोलेंगे? जब यहां से आप लोग प्लस क्यू चार्ज पास करो। प्लस क्यू चार्ज पास करने की वजह से यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगी प्लेट पूरी। अब इस चार्ज को आप लोग अर्थिंग दे दो, अर्थिंग दे दो। इसको अर्थिंग दे दिया हमने। इसको बोल दो एक्स प्लेट, इसको बोल दो वाई प्लेट। इसके बीच के डिस्टेंस को आप लोग बोल दो डी डिस्टेंस। ठीक है, इसका एरिया बोल दो ए एरिया, इसका एरिया बोल दो ए एरिया। ठीक है, दोनों का एरिया सेम रहेगा। ठीक है, इतना कर लोगे, एक नंबर मिल गया। दूसरा नंबर कैसे पक्का करें? दूसरा नंबर पक्का करने के लिए आप लोग यहाँ पे आ जाओ। C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट बाय AD, एप्सिलॉन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यहाँ पे आप लोग K से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक है, आप लोग बोलोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे के है हमारे पास, के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, चलो ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब आपको पूरा डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना भी समझ में आ गया तो मोर देन सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए। 4 नंबर कब करना है? जब आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है। 4 नंबर करना है, 4 नंबर करना है भैया, 4 में 4 लेके आना है। तो क्या करेंगे? तो आप लोग करेंगे, हमको क्या पूछा है? सी पूछा है हमसे। सी क्या होता है? क्यू बाई वी होता है। ठीक है, अच्छा क्यू बाई वी। वी क्या होता है भैया? वी होता है ई डॉट डी। इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला ये भी होता है ई डॉट डी। ई क्या होता है? ये हमारे पास होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इसके केस में, इसके केस में। ठीक है, प्लेट के केस में एप्सिलॉन नोट बाई। तो अब एप्सिलॉन क्या होता है? सॉरी, एप्सिलॉन बोल रहा हूं मैं, सिग्मा बोलना चाहिए। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या होता है भैया? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये मेरे पास सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार से चार्ज मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने एरिया में, ये मेरे पास ये होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो सेम वो एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा जो हमने लास्ट में देखा था। चलो भैया, खत्म हो गया कहानी। अच्छा आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, कहां पर? एक्सियल पोजीशन के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा भैया, क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे याद करना है समझाओ, हमें बता रहा हूं। यहाँ पे आ जाओ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले ये समझो। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है दो ऐसे चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर अलग अलग होता है। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इनके बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। लेट्स सपोज ये सेंटर है, बहुत छोटी दूरी है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि इसकी यहां से यहां तक की दूरी ए, यहां से यहां तक की दूरी ए, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी 2a। अच्छा, तो सेंटर से लेके किसी पॉइंट के ऊपर जहां पे आपको निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर ये एक्सियल पोजीशन हो जाएगी हमारे पास। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास r होती है। कितनी होती है? r होती है। r हम लोग लेके चलते हैं। अच्छा भैया, इतनी बात हमें समझ में आई, इतनी बात हमें समझ में आई। हमारे पास दो चार्ज है, q और q। ठीक है, इसको बोल दो q1 या फिर बोल दो प्लस q माइनस q, इतना काफी मोर देन सफिशिएंट है। अब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ बनेगी। इसको बोल दो E1, प्लस की वजह से E1 और माइनस की वजह से E2। तो आप सिंपल सी भाषा में समझो तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी हमारे पास? E1 माइनस E2। इतना याद कर लो, E1 माइनस E2, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अच्छा चलो भैया, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आप लोग ये चीज देख सकते हो, E1 E2 की वैल्यू आप लोग निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे और फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आएगा E is equals to 1/4π0 2p by r क्यूब। अगर आप लोग डायग्राम बना के आओगे, साथ में आप लोग ये चीज लिख के जाओगे, तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बीच में अगर एक लाइन और लिख दोगे, ये वाली और ये वाली, ये 2 लाइन लिख दोगे, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर पूरा कर दोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। चलो आगे देखो, आगे आपसे क्या पूछा है? गॉस लॉ बताना है, साथ साथ इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको। चलो आ जाओ यहाँ पे, गॉस लॉ। ये रहा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज हमारे पास रखा हुआ है, इसको आप इनक्लोज कर देते हो सरफेस के अंदर, इनक्लोज कर देते हो, क्या कर देते हो? इनक्लोज कर देते हो, क्लोज कर देते हो इस सरफेस को। चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, ये टोटल चार्ज है। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलना चाहिए, फ्लक्स लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइंस होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जब पास करे किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जो होगा, जिसको हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके बराबर होगा भैया? ये बराबर होगा Q इंटू 1/ε0। Q इंटू 1/ε0। Q हमारे पास क्या है? टोटल चार्ज
इंटू 1/ε0 के बराबर होगा। सिर्फ इतना सा एक्सप्रेशन याद करना है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। ओके, कर लोगे याद, पढ़ सकते हो डेफिनेशन यहाँ पे, वही चीज मैंने आपको लिखी है, वही चीज आपको बताई है। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। ठीक है, लीनियर चार्ज की वजह से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी वायर के ऊपर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उसकी वजह से एक्सप्रेशन जो आता है हमारे पास वो आता है इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर। ये आपको याद करना है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, बाकी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगले चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन है जो आप लगा सकते हो, लेकिन यार टॉप 3 क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास है किरचॉफ का नियम बताइए, साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज बताइए। फटाफट से हम लोग याद करेंगे, फटाफट से याद करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भैया, हम लोग फटाफट से याद करेंगे। ऑलरेडी एक सीरीज बना चुका हूं मैं, जहां पे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कराया है। चाहो तो हैकर सीरीज देख सकते हो, जो भी चैप्टर आपका वीक हो वहां पे देख सकते हो। किरचॉफ लो, ये रहा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो नियम है हमारे पास, पहला और दूसरा। पहला नियम क्या बोलता है, अगर हमारे पास करंट है I1 I2 I3 I4 I5, ये करंट आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर वायर लगा रखे इस प्रकार से मैंने, तो करंट 1 करंट 2 जा रहा है, करंट 3 जा रहा है, करंट 4 आ रहा है, करंट 5 जा रहा है। तो जैसा आपको बनाना वैसा बना देना, आना जाना लगा देना। तो अगर आप टोटल सम करोगे, इनका टोटल सम करोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, लेकिन इनका साथ में आपको डायरेक्शन लेना है, ये जा रहा है तो उसको नेगेटिव में लो, ये जा रहा है तो नेगेटिव में लो, ये आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में, ये जा रहा है तो नेगेटिव में। फिर अगर इनका सम करोगे तो वो सम कितना आएगा, टोटल एल्जेब्रिक सम क्या आएगा, वो आएगा 0 के बराबर। सम करने का तरीका ये होता है, टोटल सम। चलो, ये होता है हमारे पास पहला नियम, पढ़ लो, यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। फिर ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है भैया हमें, कि अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार की लूप है, इस प्रकार की मेरे पास लूप है, ये लूप बना दी मैंने, बैटरी कस दी, यहाँ पे है सेल कस दिया E1 E2, यहां से करंट गया I1, यहां से गया I2। अब बैटरी का कुछ ईएमएफ होगा ई, इसका ईएमएफ 1 बोल दो, इसका 2 बोल दो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया R2। अच्छा भैया, अच्छा भैया, इतनी बात समझ में आई। तो क्या नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का सेटअप है, जिसमें क्या बोल सकते हो आप, क्लोज लूप से आपके पास है, ये लूप मेरे पास हो गई, ये लूप मेरे पास होगी, दो लूप है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा कि जितना भी मेरे पास करंट होगा, यहाँ पे करंट होगा, करंट, इसका रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग कौन रहेगा, ये रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे करंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके इनका मल्टीप्लाई किया, इसको बोल दो I1 R1, इसको I2 R2, इनका मल्टीप्लाई किया करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का, इनको फिर मैंने जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, एल्जेब्रिकली, मतलब एल्जेब्रिक सम, मतलब जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की हम लोग बात करते हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो अगर आप लोग एल्जेब्रिक सम करोगे इनका, तो मैं लिख सकता हूं सिंपल भाषा में, इसको सिंपल भाषा में लिख सकता हूं कि सम कर दो I और R का, तो ये बराबर किसके होगा, आई आर इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास जो समीशन होगा ईएमएफ का, जैसे EMF1 EMF2 इनको जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आएगा, आई आर के समीशन के बराबर आएगा। तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ये बात ध्यान रखना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, कि यहाँ पे जितनी एनर्जी रहेगी वहां पर भी इतनी एनर्जी रहेगी, ये लॉ बोलता है ऐसा। चलो भैया, इसके अलावा और कुछ चीजें जो आपको समझनी है वो आप ये कर सकते हो, अगर लिखना है आपको ज्यादा, लेकिन इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर फिर भी आपको लिखना है तो E1 E2 आपके पास है, E1 माइनस E2 कर दोगे यहाँ पे, ये लूप की बात कर लेना, I का मल्टीप्लाई R1 से करोगे, I2 का मल्टीप्लाई R2 से करोगे। अब हम लोग इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मोर देन सफिशिएंट है इतना। बात करते हैं आगे व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज का आपका सेटअप कुछ इस प्रकार करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भैया, व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ सेटअप इस प्रकार से होता है, जहां पे हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 1 2 3 4, एक का नाम P दे दिया, एक का नाम Q दे दिया, एक का नाम R दे दिया, एक का नाम S दे दिया। ठीक है भैया, अच्छा एक और बात ध्यान रखो, मान लो यहाँ पे हमारी बैटरी कसी हुई है, बैटरी से करंट गया यहाँ पे I, अभी टूटेगा I1 और I2 में। ठीक है, I1 और I2 में टूटेगा, I1 करंट ऐसा गया, I2 करंट ऐसा गया, फिर से मिल जाएंगे, फिर से हमारे पास I हो जाएगा। अच्छा, इतना कर लोगे, इतना कर लोगे। बीच में मैंने क्या करा है, बीच में एक और वायर लगा दिया, उस वायर में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जो छोटे करंट को मेजर करता है। क्या करता है, छोटे करंट को मेजर करता है। अच्छा भैया, अगर मैंने बोला कि अगर इस प्रकार का सेटअप है और उसमें IG बोले तो करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर यहां पे कोई करंट नहीं आ रहा है तो ऐसे में P/Q R/S के बराबर रहेगा। इतना आपको करना है, बस इतना लिख के आ जाना, लास्ट में काम हो जाएगा। लास्ट एक्सप्रेशन आपका ये आएगा, P/Q R/S। इतने में आपको 3 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। बाकी चीजें आप लोग चाहो तो देख लो, बाकी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। चलो, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला।
Establish the relationship between electromotive force, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में आपको रिलेशनशिप बतानी है। चलो भैया, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ और ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस को भी बोल सकता हूं। ईएमएफ कब होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं V इक्वल्स टू आई आर। तो आर क्या है, आर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। लेट सपोज सेटअप में बताता हूं आपको, ये मेरे पास एक सेल लगा हुआ है, हम लोग सेल नॉर्मली ऐसा बना देते हैं प्लस, जैसे ये मेरे पास प्लस और ये छोटा सा माइनस बन गया, ये सब पता है ना, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ये। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो इस प्रकार से होता है, इसमें ये भी होता है, साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, छोटा सा रेजिस्टेंस, उसका सेल खुद का एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो अगर हम लोग बात करें कि बाहर, अगर बाहर के सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस आर लगा, इंटरनली हमारे पास आर रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर प्लस आर, आर प्लस आर। ठीक है भैया, आई अगर इस तरह से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं है, ये है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन जहां पे V हम लोग लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर लोगे तो ये आप V ना लिखते हुए इसको लिखोगे EMF। क्या लिखोगे, EMF। तो EMF कब आता है, जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट डाउन में आ जाए। इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट में आएगा तो आप उसको EMF बोलोगे, ना कि वोल्टेज बोलोगे। अच्छा, दोनों को आप इक्वल करोगे, कैसे करोगे इक्वल, क्योंकि आपको ये हटाना थोड़ी है, आप करंट को हटा सकते हो, तो आप बोलोगे V बाई आर इज इक्वल्स टू, यहां से बोल दो EMF बटे में R प्लस आर। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, लास्ट में आपके पास एक्सप्रेशन आएगा ये वाला, रटो इसको, इसको रट लो। ठीक है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, r हमारे पास सर्किट का रेजिस्टेंस, E माइनस V बाई V। ठीक है, चलो कर लोगे, मुझे पता है। आगे देखो, चलो अगला हमारे पास है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप आपको बताना है। ठीक है भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट तो समझते हो आप लोग। लेट सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मेरे पास, ई ई ई ई ई ई ई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एरिया नहीं बोलना चाहिए, वॉल्यूम बोलना चाहिए, छोटी सी वॉल्यूम है इसकी, एक टोटल वॉल्यूम हो जाएगी, छोटी सी वॉल्यूम हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम और छोटी सी वॉल्यूम। मान लो इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास A है, मैंने इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया, यहां पे मैंने सेल लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस तरफ खसकने लगेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे। तो ये जो छोटा सा एरिया मैंने काटा था, छोटा सा वॉल्यूम मैंने लिया था, इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मान लो n है, छोटे से n है, n मेरे पास 31 जगह में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, n है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मेरे पास, आप बोलोगे भैया जितनी वॉल्यूम है उससे n से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वॉल्यूम कितनी है मेरे पास, वॉल्यूम को मैं ये सभी तो लिख सकता हूँ, A इंटू एल, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, एन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एन ए एल एन ए एल एन ए एल, ये मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। भैया आपको रिलेशनशिप बताने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ना तो करंट की बात करी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी, क्या कर रहे हो आप, बता रहा हूं आपको मैं। देखो इलेक्ट्रॉन जो होंगे खसकेंगे उस तरफ, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस स्पीड से खसकेंगे इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा भैया, अब मेरी बात सुनो, हम जानते हैं Q इक्वल्स टू होता है NE, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स, ए एल और यहाँ पे ई आ जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं दोनों को, तो क्यू बाई टी क्या होता है, आई। हाँ भैया, अब आया करंट। अच्छा, एल बाई टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, स्पीड को मैं बोलता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मेरे पास रिलेशनशिप आ गया, बताओ क्या था इसमें। आप इसको इजीली याद कर सकते हो, बहुत इजीली याद कर सकते हो इस तरीके से, वीना 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 इज इक्वल्स टू वीना इज इक्वल्स टू वीना। चलो इस तरीके से मैंने टॉप 3 क्वेश्चन आपको करा दिए। अगला वीडियो लेके आता हूं फटाफट से। सो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनको मैं समझा दूंगा कैसे आप लोग कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट बायो-सावर्ट लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। इसके अलावा यार एम्पियर सर्किटल लॉ भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। मैं फटाफट से आपको इंपॉर्टेंट करा देता हूं, ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां से 2 नंबर क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए, पहला आपके पास क्वेश्चन जो था उसको तो आप लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक 2 नंबर का क्वेश्चन उसको करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे यहां पे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व, अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व
in vacuum or air is equals to mu naught times the total current I threading through the area bounded by the curve. इस प्रकार से डेफिनेशन याद करेंगे और साथ में ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे। फॉर्मूला याद करोगे डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपसे, ठीक है। कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूं क्वेश्चंस को हैकर सीरीज के अंदर, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, बहुत सारे क्वेश्चन अपने को लगाने हैं। इस तरीके से आप लोग याद कर लो, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है भैया इस तरीके से आप याद करके चलो। नेक्स्ट हमारे पास है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड डीबी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका बायो-सेवर्ट लॉ भी बन जाता है। बायो-सेवर्ट लॉ में आप लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे जो कि इसको देख देख के आप लिख सकते हैं। डीबी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डीबी लाइन एलिमेंट डीएल, जैसे हमारा पास ये वायर है तो वायर का एक छोटा सा हिस्सा हम काटेंगे, लाइन एलिमेंट डीएल जिसको बोलते हैं। लेंथ हमारे पास एल है तो छोटा सा हिस्सा डीएल हो जाएगा, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। थीटा क्या है भैया यहाँ पे, तो थीटा हमारे पास है एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द एलिमेंट, ठीक है। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारे पास आर हो जाएगी। और आर का अगर आप स्क्वायर कर दोगे और इनवर्स में रख दोगे तो उसके भी आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर के। बोलना चाहो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लोगे, ये चीज बनाना बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। चलो और क्या याद करोगे, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप लोग पढ़ के चले जाना चाहो तो। बाकी ऐसा बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा छोड़ो इसको। Lorentz force बहुत इंपॉर्टेंट है। Lorentz force when a charged particles move in a region where electric field and magnetic field are present, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो और उसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे लोरेंज फोर्स, ठीक है। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। अच्छा भैया F इज टू होता है हमारे पास QE, ठीक है। लेकिन इस पे एक और फोर्स लग रहा है जो कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये होता है QV क्रॉस B, ठीक है। ये तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। आई बात समझ में, मोर देन सफिशिएंट है। आगे बात करते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने करा दिए। कुछ और क्वेश्चंस आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, कंप्लीट सॉल्व कराया मैंने, लेकिन हम लोग यहाँ पे टॉप 3 क्वेश्चन, टॉप 4 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो बायो-सेवर्ट लॉ समझ में आया। इसके अलावा मैं आपको दो डेरिवेशन करा देता हूँ, एक ये वाला हो जाएगा फिर काम। ये वाला कौन सा है, टू पैरेलल करंट वाला, ओके। चलो आ जाओ यहाँ पे पीडीएफ में, डेरिवेशन आपको कराता हूं फटाफट से। ये वाला डेरिवेशन करके चले जाना। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट डायग्राम और साथ में लास्ट एक्सप्रेशन ये तो पढ़ के जाना, ठीक है। छोड़ना मत इसको यार, छोड़ना मत प्लीज। देखो, derive an magnetic field intensity at a point located on the axis of a circular current carrying coil। हमारे पास ये करंट कैरिंग कोइल है, इसके एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस बनेगा। सर्कल से देखो, ऐसे आपके पास एक कोइल है, उसका एक सेंटर ले लो, ऐसे आपकी तरफ ले लो या मेरी तरफ ले लो, तो उस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग बोल सकते हो इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, तो ये जो हमारे पास कोइल है, कोइल का एक छोटा सा एरिया हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से छोटा सा एरिया ले लेते हैं। इस एरिया की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां से ले लीजिए, यहां की वजह से ये सी बनेगी। अब हमारे पास यहां से यूं जा रही है और यहां से यूं जा रही है। आप सभी जानते हो, अगर हम लोग डीबी बोले तो डीबी जो वेक्टर फॉर्म में है, जो भी वेक्टर फॉर्म में होते हैं उसके 2 कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एक साइन फॉर्म में, साइन थीटा के फॉर्म में, और एक कोस थीटा के फॉर्म में। अच्छा भैया, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो इधर आएगा कौन सा, ये हमारे पास मान लो फाई है या फिर थीटा है, जो भी आप बोलना चाहो। ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा एंगल होगा और ये एंगल भी मेरे पास थीटा एंगल होगा, ठीक है। अगर ये वाला कंपोनेंट में लूंगा तो थीटा वाला हमेशा होता है कोस फाई या फिर कोस थीटा वाला एंगल, तो ये डीबी कोस फाई वाला कंपोनेंट मेरा बनेगा। इधर का जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा। डीबी कोस थीटा, डीबी साइन थीटा, 2 अलग अलग कंपोनेंट बने। उसी प्रकार से आपने यहाँ पे लाइन एलिमेंट काटा था, उसकी वजह से मेरे पास जो बनेगा डीबी कोस फाई और इधर बनेगा डीबी साइन फाई।
समझ लो, डीबी cos फाइव, डीबी साइन फाइव, ये डीबी cos फाइव और यहाँ पे बन जाएगा डीबी साइन फाइव बोल दो, थीटा बोल दो, जो भी यहाँ पे आप लोग लेना चाहो एंगल वो ले सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया ना। ऐसे करके आप लोग जितने भी लाइन एलिमेंट काटोगे, जितने भी लाइन एलिमेंट काटोगे, हमेशा दो दो कंपोनेंट में टूटेंगे, डीबी cos फाइव, डीबी साइन फाइव, डीबी cos फाइव, डीबी साइन फाइव। तो आप लोग देखोगे कि हमेशा डीबी cos फाइव और इधर भी डीबी cos फाइव, तो ये आप एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो कंपोनेंट जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो डीबी साइन साइन फाइव वाला कंपोनेंट रहेगा। यही कंपोनेंट हमें ऐड करना है, बाकी कोई सा कंपोनेंट हमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, डिस्टेंस ले लेना, इसको आर मान लो, इसको एक्स मान लो। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट कर लोगे, एक नंबर आपको मिल जाएगा डायग्राम का। लास्ट एक्सप्रेशन में बता रहा हूं आपको, ये याद कर लेना, लास्ट एक्सप्रेशन ये याद करके चले जाना भैया यार प्लीज, ये वाला एक्सप्रेशन याद करके चले जाना। ठीक है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको आप लोग अच्छे से लिख लो और याद कर लो। ओके, याद कर लोगे। अब मैं थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक कंपोनेंट को ऐड करेंगे, वो है साइन थीटा वाला, डीबी साइन थीटा। इसको ऐड करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीबी क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर साइन थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो, उसके बाद और क्या चीजें हैं, अब हमारे पास जो आर है, आर ये दूरी है, लेकिन हमें इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, इस फॉर्म में ब्रेक करना है, तो कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे आप लोग। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आर को हमें हटाना है, क्योंकि आर एक्चुअल में तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ, हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसे। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसे आपने लिखा, कहाँ गया भैया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू हम लोग पुट डाउन करेंगे, आर की वैल्यू पुट डाउन करेंगे। पहले तो आप लोग सिंपल सिंपल लिख लेना, साइन थीटा को भी आप लोग ए बाय आर के फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा होता है पी एच, साइन थीटा होता है पीएच, परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जो जो चीजें हमारे पास दे रखी है, आर हमारे पास हो गया, साइन थीटा हो गया, इनकी वैल्यूज आप लोग पुट डाउन करोगे तो लास्ट में आपका इक्वेशन ये वाला आ जाएगा। ओके, इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि यहां से सब कुछ बाहर निकल जाएगा, बस डीएल बाहर नहीं निकलेगा। डीएल क्या है, डीएल हमारे पास छोटा सा लाइन एलिमेंट था, अगर आप पूरा इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, पूरा इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई ए आ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ए मान रखा है, यहाँ से आर की जगह पे ए मान रखा है इसको, तो यहाँ पे जाएगा 2 पाई ए। ठीक है, तो आप लोग 2 पाई ए पुट करोगे यहाँ पे। ओके, बाकी अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो भैया ये एक्सप्रेशन याद करके चले जाना और ये वाला डायग्राम याद करके चले जाना। चलो फटाफट से कराता हूं मैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो एंड टाइम पर देख रहे हैं उनको, उनके लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डिफाइन 1 एम्पियर ऑन इट्स बेसिस। चलो भैया फटाफट से मैं आपको करा देता हूं इसको भी। ये वाला देखो इसको जल्दी से, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डिफाइन 1 एम्पियर ऑन इट्स बेसिस। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, पकड़ना कैसे क्वेश्चन को, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, तो एक कंडक्टर मेरे पास ये है, एक कंडक्टर ये है, मतलब वायर मेरे पास है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, करंट यहाँ पे दौड़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी B2 बोल दो, इसकी B1 बोल दो। यहाँ पे हमने दोनों की B2 बोल रखी है, आप लोग चाहो तो इसको B1 बोल दो, इसको B2 बोल दो। ठीक है, B1 B2 आप लोग बोल सकते हो इसे। ठीक है, फोर्स की बात करें तो इसके फोर्स एक पे लगेगा दूसरे की वजह से, दूसरे पे लगेगा पहले की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट करेगी, इसको इसके अफेक्ट करेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें डायग्राम आप लोग बना सकते हो। ऐसा आपको डायग्राम बना के आना है, 2 वायर चला देना, दोनों वायर पैरेलल होंगे, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ध्यान रखना, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे, ऐसे मत कर देना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में करंट दोनों में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी आपके पास, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। उससे पहले आप लोग ये देखो, करंट इन फर्स्ट कंडक्टर I1 माना है हमने, करंट इन सेकंड कंडक्टर I2 माना है, डिस्टेंस दोनों के बीच की R हमने मान रखी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कंसिडर्ड L, दोनों की लेंथ हमने L मान रखी है, दोनों की लेंथ सेम है। अच्छा भैया, उसके बाद क्या, अभी हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग एक कंडक्टर की वजह से बात करें, एक कंडक्टर की वजह से बात करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगी, वो आती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। अब अगर मेरे पास B1 आ गया, B1 मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इसकी वजह से मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है B1। ठीक है, B1, ये B2 दोनों जगह लिख दिया, लेकिन आपको B1 लिखना है एक जगह पे। अगर मेरे पास B1 आ रही है, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर इसके ऊपर फोर्स की बात करें, द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ L ऑफ अ सेकंड कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है, बिल 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 में क्या है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, आई हमारे पास करंट, एल हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
तो अच्छा भैया, तो बी तो हमारे पास पता है, ये बी हो गया। करंट किसका, करंट आपको सेकंड का लेना है क्योंकि सेकंड के ऊपर फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन सेकंड बाय वन, फोर्स ऑन सेकंड बाय वन। तो आपको बस सिंपल सा काम ये करना है कि बी की वैल्यू आप लोग वन वाली पुट कर दोगे, ठीक है, जिसमें करंट वन दौड़ रहा है उस कंडक्टर की वैल्यू आप लोग यहां पे पुट करोगे, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर एल। इस फॉर्मूले को आप लोग रट लेना। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछा जाएगा, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे आपको इस फॉर्मूला के बेस पर। इसको अच्छे से याद करना बेटा, कोई छोड़ना मत इसको प्लीज। ये वाला आप लोग एक्सप्रेशन याद करेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन, ओके, कर लोगे यार, मुझे पता है। अब इसी के बेसिस पे आप लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे कि अगर मैं बोलूं कि I1 I2 को मैं 1 मान लेता हूं, 1 एम्पियर मान लेता हूं, इसके अलावा रेडियस में मान लेता हूं 1 मीटर की, तो F बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई, म्यू नॉट बाय 2 पाई, और म्यू नॉट बाय 2 पाई कितना होता है 2 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मैंने न्यूमेरिकल्स बहुत सॉल्व कराए, ये फॉर्मूला हमने बहुत यूज किया है, तो बस ये आपको याद रखना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब ये जो रहेगा ना, इसी के बेसिस पे आप लोग लिख सकते हो, बहुत सिंपल है कि भैया करंट 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हिच व्हेन फ्लो थ्रू टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेग्लिजिबल बोले तो एरिया हमारे पास बहुत छोटा होगा, प्लेस्ड ऑन 1 मीटर अपार्ट, उनके दूर के बीच की दूरी कितनी होगी 1 मीटर होगी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 1 मीटर होगी, और करंट कितना एम्पियर का फ्लो जाएगा वहां पे 1 एम्पियर का होगा। कब होगा, जब उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी भैया 1 एम्पियर होगी, और एरिया कैसा होगा, एरिया बोलोगे नेग्लिजिबल एरिया होगा, तो उस टाइम पर जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर का होगा, और उस पर फोर्स कितनी लग रही होगी, वो लग रही होगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन पर मीटर बोल सकते हो आप सिंपल भाषा में, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भैया इतना करते चलो यार। ये जो चैप्टर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर से थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं इस चैप्टर के। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बेस्ड ऑन 4 प्रॉपर्टीज। चलो इसको करते हैं। अच्छा, टॉपर बच्चे 95 लाना जिनको, वो एक बार इसको देख लो, इसको देख लो फटाफट से, बाकी जिनको पास होना है वो छोड़ो इसको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को करना है, ये सभी को करना है, ठीक है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक से क्या समझते हो। डायमैग्नेटिक अगर आप लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में रखोगे तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, लेकिन वीकली रिपल करेंगे। पैरामैग्नेटिक क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट को, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वीकली अट्रैक्ट करेंगे, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। आई बात समझ में। ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो स्मॉल और नेगेटिव होती है, जो अट्रैक्ट करता है उसकी पॉजिटिव होती है लेकिन इसकी स्मॉल होगी। ये भी अट्रैक्ट करता है लेकिन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो वेरी हाई होगी और पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसके अलावा रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी इसकी, इसकी लेस होगी, लेस देन 1 होगी, इसकी स्लाइडली मोर देन 1 होगी, इसकी वेरी हाई होगी। एग्जांपल याद करें तो बिस्मथ कॉपर वाटर हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन इसका हो जाएगा, आयरन निकल कोबाल्ट इसका हो जाएगा। चलो इस प्रकार से टॉप 3 क्वेश्चंस हमने फिनिश कर लिया, ओके। चलो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या होती है भैया, राइट एनी 4 और 6 ऑफ देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा भैया, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। मैं एक ही बार में आपको सारे याद करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो ऐसा करंट जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से होता है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, ठीक है। कांस्टेंट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, ये आप लोग याद करेंगे सिंपल सी भाषा में। उसके बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पे सोर्स पढ़ सकते हो, 2 यूजेस ऑफ एक्सरे, एक्सरे के 2 यूज पढ़ सकते हो। अगर बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाए तो वहां पे हम एक्सरे कराते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी में भी हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं, ओके, ये यूज है, पढ़ लेना। गामा की बात करें, गामा इसके 2 सोर्सेज की बात करें तो रेडियोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इसका यूज किया जाता है। बेसिक सोर्स एंड यूजेस की बात करें तो यूजेस का जाएगा, रेडियोथेरेपी में इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। स्टेरिलाइज ऑफ फूड आइटम्स को क्लीन करने के लिए, या फिर उसको प्योर करने के लिए, या फिर उसको बोल सकते हो जर्म्स वगैरह से फ्री करने के लिए यूज किया जाता है किसका, गामा रे का। उसके अलावा कहां से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हो, तो न्यूक्लियर डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से आप लोग गामा रे को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। लेकिन सोर्स आप लोगों को मैं याद ऐसे करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मैं कराता हूं उसको भी। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोग इस प्रकार समझेंगे
कि मान लो यहीं पे समझाता हूं आपको मैं, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार से चल रही है लाल कलर की मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर वो इस प्रकार से चल रही है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो क्या होगा अगर ऐसी चीजें हो रही है तो मेरे पास जो मेरे पास ईएमडब्ल्यू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसका प्रोपोगेशन कैसे होगा, उसका प्रोपोगेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर इसका प्रोपोगेशन होगा। ठीक है, इसका प्रोपोगेशन कैसा होगा, प्रोपोगेशन बोले तो भैया, प्रोपोगेशन बोले तो चलना, एक तरीके से कैसे चलेगी वो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो मैं ऐसे ऐसे चलूंगा, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, और मैं आपके सामने सामने चलूंगा। ठीक है, ये चीजें होती है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जरा फटाफट से आ जाओ, फटाफट से यहां पे आ जाओ, इस टेबल को, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से याद करोगे आप लोग सब इस टेबल को। इस टेबल में मैंने क्या क्या चीजें दे रखी है वो देखो, यहां पे हमारी सारी वेव्स हैं, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ऐसे याद कर लो। ठीक है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इनको आपसे पूछा जा सकता है कि इनको इनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करो, तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनको अरेंज कर देना ये ऑर्डर में। ओके, उसके बाद आपसे बोला जा सकता है कि इनके मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, तो आपको आना चाहिए। इसके अलावा बात करें हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, तो हाँ भैया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा की, और सबसे कम किसकी होती है, रेडियो वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक डिफरेंस होता है, मतलब रिलेशनशिप भी बोल सकते हो आप लोग, और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा, वेवलेंथ उसकी सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। चलो ठीक है, और क्या याद करना भैया, और आपको ये चीजें याद करनी है, इनका मेन सोर्स क्या है, यूजेस क्या है, ये आप लोग पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ के चले जाना, तो ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन जाएंगे, साथ में आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपसे बनने लगेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, फटाफट से मैं दूसरा वीडियो लेके आता हूं आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4, ईएमआई एंड एसी। ठीक है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, लेवल डायग्राम, एनर्जी लॉस एंड देयर रेमेडीज। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, आ जाओ यहां पे। ट्रांसफॉर्मर नीचे मिलेगा ट्रांसफॉर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सा क्वेश्चन है तो वो ट्रांसफॉर्मर ही है। ट्रांसफॉर्मर देखो, ट्रांसफॉर्मर डिस्क्राइब अ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, लेवल डायग्राम, एनर्जी लॉसेस एंड रेमेडीज। देखो यहां पे सबसे पहले डायग्राम समझ लो, डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम समझ में आना चाहिए आपको। ये हमारे पास है सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, यहां पे हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग कर रखी है, कॉइल लगा रखी है, यहां पे टर्न ज्यादा है, यहां पे टर्न कम है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप डाउन, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा भैया, यहां से करंट आया, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपसे पूछ ले कि प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का, तो बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहां पे होगा म्यूचुअल इंडक्शन, करंट यहां से आएगा तो इस वाली कॉइल में क्या होगा, करंट जनरेट होगा, जिसे बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम लोग बोलेंगे कि यहां पे जनरेट होगा। अच्छा, इतना समझ में आया। यहां पे टर्न ज्यादा, यहां पे टर्न कम, प्राइमरी में टर्न ज्यादा, सेकेंडरी में टर्न कम, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब डाउन हो गया यहां पे हमारे पास वोल्टेज। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, डायग्राम समझ में आया। अब आपके लिए दूसरी चीज हो जाती है प्रिंसिपल लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, लेवल डायग्राम ऊपर वाला बना देंगे। एनर्जी लॉस की बात करें तो कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टोरेसिस लॉस, फ्लक्स लीकेज, ये आपको लिखना है। ओके, इसके अलावा रेमेडीज क्या है, अगर आपको कॉपर लॉस से बचाना है तो यूज थिक वायर, मोटे वायर यूज करो ताकि रेजिस्टेंस कम से कम होगा। ठीक है, आयरन एडी करंट लॉस, इसको बचाना है तो भैया यूज अ लेमिनेटेड कोर यूज करो, अलग अलग पतली पतली शीट्स यूज करो। हिस्टोरेसिस लॉस, इसको बचाना है तो भैया सॉफ्ट आयरन कोर यूज करो। फिर हमारे पास फ्लक्स लीकेज से बचाना है तो दोनों को पास पास रखो। ठीक है, बेटर डिजाइन वाइंडिंग वन कॉइल टू अनदर वन। ठीक है, एक के ऊपर एक कॉइल को रख दो, मतलब ये जो कॉइल है ना, इनके बीच की गैप बहुत कम कर दो, या फिर एक के ऊपर एक कर दो, ताकि कम से कम गैप यहाँ पे रहे, कम से कम लीकेज फ्लक्स का हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलसीआर सर्किट। आ जाओ भैया, एलसीआर सर्किट समझा देता हूं, फटाफट से याद करा देता हूं एलसीआर सर्किट। एलसीआर, ठीक है, डायग्राम बहुत सिंपल है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा इंडक्टर, कैपेसिटर, फिर रजिस्टर। यहाँ पे एसी सोर्स लगाया, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वीएल, यहाँ पे वीसी, यहाँ पे वीआर।
अच्छा भैया रेजिस्टेंस भी बताऊं क्या, रेजिस्टेंस भी बता दो भैया साथ साथ। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सएल होगा, यहाँ पे एक्ससी होगा, यहाँ पे क्या होगा एक्सआर, नहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस आर रहेगा। ओके इतना समझ में आया। चलो उसके बाद डायग्राम कंप्लीट हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज इंपीडेंस फेज डिफरेंस यूजिंग अ फेजर डायग्राम, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, ट्रिक याद है किसी को? VL VR और VC, ये हमारे पास वोल्टेजेस बन गए। VC लंदन वाले सबसे ऊपर, लंदन वाले सबसे ऊपर, चाइना हमेशा नीचे, चाइना हमेशा नीचे। आर बोले तो रशिया, रशिया वाले हमारे साथ मिडिल क्लास वाले, ठीक है, रशिया हमारा दोस्त, लंदन सबसे ऊपर। सी बोले तो चाइना, चाइना सबसे नीचे। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पे सुनना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा VL माइनस VC। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा कुछ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है, VL VC, ये हमारा रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट वी रिजल्ट रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना भैया, अगर ये VL है, अगर मैं यहां पे भी इसी टाइप से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, यहां पे एक्सटेंड कर देता हूं, ये VL माइनस VC है, ये VL माइनस VC, तो ये भी VL माइनस VC हो जाएगा। अगर ये मेरे पास फेजल एंगल है, ठीक है, ये मेरे पास एंगल होगा, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब होगा क्या, ये आप निकाल सकते हो क्या, ये VR को आप यहां पे लिख सकते हो, ये VR है, यहां से यहां तक हमारा VR हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक VR हो गया। तो क्या V रिजल्टेंट आप लोग निकाल सकते हो क्या? हाँ भैया, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग निकाल सकते हो। ये आप लिख सकते हो VLCR इक्वल्स टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? इसके स्क्वायर के बराबर होता है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा VLCR रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, है ना। चलो रिजल्टेंट वोल्टेज समझ में आया कैसे निकाला, ऐसे निकाला। उसके बाद और क्या है, इंपिडेंस की बात करें तो यहीं से आप इसको आगे कंटिन्यू कर लो, इसी को आप लोग आगे कंटिन्यू कर लो। V की जगह पे IZ रखेंगे, V इक्वल्स टू IR होता है ना, Z हमारे पास टोटल इंपीडेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू IR, यहाँ पे VI IZ, और VL की जगह पे IXL, VC की जगह पे IXC, बस ये हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमें Z अलग करना है, बाकी सबको सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा इंपीडेंस। और फेज डिफरेंस की बात करें तो यहाँ से tan फाई निकाल लो, यहाँ से tan फाई निकाल लो। tan फाई क्या होता है? PH BH PB परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ये परपेंडिकुलर, और बेस में ये रख दो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस में रख दो। रेजिस्टेंस के फॉर्म में चाहिए तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके चलो ये हमारा सोल्व हो गया VLCR LCR LCR LCR। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करते हैं। लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या बोलता है भैया? In every case of electromagnetic induction, the direction of induced EMF and induced current is such that it opposes the change in magnetic flux that produced it। ठीक है, क्या समझे भैया इससे? क्या समझे भैया आप इससे? इससे आप लोग ये समझेंगे कि सन kills father, सन kills father। ठीक है, बेटे ने पापा को मार दिया। अच्छा, आप लोग इतना जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। ठीक है, लेंज लॉ बात करता है डायरेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बात करता है? डायरेक्शन के ऊपर बात करता है। वो बोलता है कि सन बोले तो इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट जो होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा जिस किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है? ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है? किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है? फादर कौन है इसका? फादर है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इसको अपोज करेगा, ये इसको अपोज करेगा, किल करेगा, अपोज करेगा। कौन करेगा? अपोज कौन करेगा? इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा। ठीक है, और मतलब डायरेक्शन क्या होगी? उसकी उल्टी होगी। समझाता हूं भैया, इतना याद कर लो, पहले इतना समझ लो, फिर आपको सब कुछ समझाता हूं मैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे? वो देखो यहां पे, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार। देखना यहां पे देखो, हमारे पास ये है बार मैग्नेट, ये कॉइल्स हैं, इंडक्टर्स हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग बार मैग्नेट का मोशन कराएंगे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे चलाएंगे, तो जब ये इधर आएगा ना तो यहाँ पे करंट डेवलप होगा, उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, देखो साउथ पोल इधर आ रहा है, ये इसको अपोज करेगा, साउथ पोल इधर आ रहा है, इसको अपोज कैसे कर सकते हैं हम लोग, जब हमारे इंडक्टर में, ठीक है, जब हमारी कॉइल्स में भी साउथ पोल जैसा कुछ बन जाए, साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया, साउथ पोल एक दूसरे रिपल करते हैं, तो अगर ये इधर आएगा तो इसको रिपल करना है तो साउथ पोल बना लो, साउथ पोल कैसे बनेगा, साउथ पोल की डायरेक्शन देखो ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता है, तो करंट कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। अब ध्यान से देखो, अगर नॉर्थ पोल की बात करूं, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करूं, अब इधर जा रहा है ये, अब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो जाने नहीं देगा, आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा, ठीक है, इधर जा रहा है, बोलेगा नहीं नहीं रुको 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 रुको, मैं नॉर्थ पोल बना लूंगा, नॉर्थ पोल बना लूंगा मतलब नॉर्थ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसी होगी करंट की, इंड्यूस्ड करंट की, ऐसी, ठीक है, ये चीज यहां पे लिखी हुई है। अब देखो होता क्या है, यहां पे आपने वर्क किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका वर्क वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया, आपको करंट मिल गया, तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आपने जितना वर्क किया वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, पढ़ सकते हो, वी वुड ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट डूइंग वर्क विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है, दिस मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आप लोग लिख के आ सकते हो, बस। आगे देखो, आगे आपके पास क्वेश्चन है फैराडे का नियम, इसको आप लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा एसी जनरेटर है और सेल्फ इंडक्शन हो गया और रूट मीन स्क्वायर हो गया, ये आपके पास अगले 4 क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा बहुत मैं हिंट देता हूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर इसे सॉल्व करने बैठे तो हम लोग, और वीडियो लंबा चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा, थोड़ा बहुत तो कराऊंगा आपको मैं। आ जाओ यहाँ पे, फैराडे का नियम क्या बोलता है कि अगर फैराडे के 2 नियम है, ठीक है, पहला नियम और दूसरा नियम, अगर पहले नियम की बात करें तो पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम हमसे बोलता है, यहाँ पे लिखा है क्या पहला नियम, हमने यहाँ पे सेकंड नियम लिखा है, पहला नियम पहला नियम पहला नियम, फैराडे फैराडे, ये रहा फैराडे के पहले और दूसरे नियम, ठीक है, 4 नंबर में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। पहला नियम क्या बोलता है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट चेंजेस, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, an induced EMF is produced in it which is last long as the change in flux continuous, ठीक है, तो जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वही आपको टेपनी है, ये आपका पहला नियम हो जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो हमारा इंड्यूस्ड करंट बनता रहेगा। लेकिन सेकंड नियम क्या बोलता है, सेकंड नियम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के ऊपर बात करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको मैं ई मान लेता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज को क्या लिखते हैं, डी बाई डी टी, किसके लिए, फ्लक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्लक्स लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू माइनस के डी फाई बाई डी टी, के कांस्टेंट है, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस लेंस लो अपोज करता है ये चेंज को, इसलिए नेगेटिव साइन है, आई बात समझ में। चलो ये फैराडे का नियम हो गया, उसके अलावा एक और क्वेश्चन करा देता हूं फटाफट, इजी वाला, एसी डायनामो, एसी 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 की तेसी करते हैं, एसी डायनामो करके चले जाना बेटा अच्छे से। डिस्क्राइब एन एसी जनरेटर, डायनेमो, प्रिंसिपल, लेवल डायग्राम और वर्किंग देख लो इसकी, डायग्राम आप 2 बना के आना, ठीक है, ठीक है, एक हाफ साइकिल और आफ्टर रोटेशन, ठीक है, 2 रोटेशन बनेंगे, रोटेशन से पहले रोटेशन के बाद में, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ऐसे बना के आना, ऐसे 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 ऐसे, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, बीच में हमने रख दिया एक इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, ठीक है, हमने एक रेक्टेंगुलर शीट रख दी जिसको बोलेंगे आर्मेचर, क्या बोलेंगे, आर्मेचर, आर्मेचर का नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, करंट यहाँ पे आई इस तरह से फ्लो होगा, उसके बाद ये हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसको ऐसा बना लो और इसको ऐसा बना लो, ठीक है, ये हमारे पास S1 ये हमारे पास S2, स्लिप रिंग्स हो जाएगी, ब्रशेस बना लो B1 ब्रश और B2 ब्रश, अब इस ब्रश को कनेक्ट कर दो इस प्रकार से सर्किट में, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लो इस प्रकार से, ये आपके ब्रशेस बन गए, ठीक है, ये आपका
इस प्रकार से बनेगा। ये आउटपुट पॉइंट बना लो, यहां से आपको आउटपुट मिल जाएगा। होगा क्या, इसका हत्ता ही है, ये इसका हत्ता बना लो। जैसे आप लोग घुमाओगे, इसको घुमाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो यहाँ पे करंट बनेगा, करंट बनेगा। ठीक है, करंट बनेगा। कौन सा करंट बनेगा, एसी करंट बनेगा, क्योंकि पहले इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, लेकिन आप हाफ रोटेशन लिखना यहाँ पे, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन ये जो डायरेक्शन है ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी और इसकी ऐसी। ठीक है, नाम यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ये सी, ये बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हाफ रोटेशन के बाद ऐसा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, बाकी सेम वो चीज आपको मिलने वाली है। किसके ऊपर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना लिखोगे, मोर देन सफिशिएंट है। चलो, तो इस तरीके से लगभग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, बाकी एक दो क्वेश्चंस और हैं, ये दोनों आप लोग ट्राई करिएगा। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एस्टैब्लिश द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर अ थिन लेंस 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। भैया ये क्वेश्चन 2025 में आ रखा है तो उसको छोड़ दे क्या भैया, 2022 वाले बच्चों ने अगर ऐसा सोचा होता कि 2022 में, 2023 वाले बच्चों ने ऐसा सोचा होता कि भैया 2022 में आ रखा है तो हम क्यों करें, तो भैया उनके तो लग गए थे, है ना, तो करना जरूरी है। आ जाओ, हम करते हैं इस क्वेश्चन को फिनिश, करते हैं इस क्वेश्चन को फिनिश। आ जाओ, देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, जहां पे आओ, देखो 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 देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, डायग्राम के एक नंबर खाते हैं। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, पोजीशन को नाम दे देते हैं ओ पोजीशन। हमारे पास दो सरफेसेस हैं, सरफेस ए सरफेस बी, दोनों को मिला दिया इस प्रकार से, तो क्या बन गया, लेंस बन गया। ये लेंस हमारे पास रखा हुआ है। जब हमारी रे कुछ इस प्रकार से गई होगी, पहली सरफेस से टकराई होगी, तो हमारे पास इमेज कहीं यहाँ पे बन रही होगी। ठीक है, इसका नाम दे दिया I1, I1 नाम दे दिया। लेकिन सरफेस बी को क्या लगेगा, सरफेस बी को ये लगेगा कि भैया ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इसके द्वारा मुझे इमेज बना के देनी है, तो ये इसके लिए इमेज बना के देगा यहाँ पे। सिंपल भाषा में समझो तो एक्चुअल इमेज हमारे पास यहां बनेगी, लेकिन सरफेस 1 की वजह से यहां पे बनने की कोशिश करेगी, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिर से गई गई रे गई, इस तरह जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पे जाके ये रुक गई। अच्छा भैया, अब मेरी बात सुनो, ये चीज भूल जाओ, ये चीज भूल जाओ, ये चीज इनको कोई ज्यादा महत्व नहीं है। मेन चीज क्या है हमारे पास, इसको बोलेंगे यू डिस्टेंस, इसको बोलेंगे v1 डिस्टेंस, यहां तक की v1 डिस्टेंस, और यहां को बोलेंगे v डिस्टेंस। ठीक है, यू हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v1 जो है, v1 हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है और इमेज डिस्टेंस भी है। इमेज डिस्टेंस किसके लिए है, ए वाली सरफेस के हिसाब से ये इमेज डिस्टेंस है, लेकिन बी वाली सरफेस के लिए यही हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगी। अरे भैया क्या बोलना चाहते हो, बोलना ये चाहता हूं भैया मैं आपसे कि हमारे पास सरफेस 1 की बात करें तो यहां पे रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू, म्यू माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, इमेज तो हमारे पास v1 v डैश बनेगी, माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए बनेगी, फर्स्ट सरफेस के लिए। फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पे v डैश रखेंगे, ध्यान रखना v नहीं रखेंगे, v तो हम लोग इसके लिए रखेंगे सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए यहाँ पे v रखेंगे, और u की जगह पे क्या रखेंगे, u की जगह पे हम लोग रखेंगे v डैश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो v डैश रखेंगे। अब म्यू पहली सरफेस के लिए म्यू था, तो सेकंड सरफेस के लिए हम लोग 1/म्यू रखेंगे, 1/म्यू रखेंगे, इतना सा ध्यान रखना बस। ठीक है, चलो उसके बाद सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आएगा। फिर हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों सरफेस की वजह से काम हो रहा है, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद एक स्पेशल कंडीशन आप लोग फंसा देना, या फिर आप अगर भूल भी जाओ तो सिंपल सा इतना करना कि 1/u माइनस 1/b, इनको ऐड करोगे तो यही तो होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये चीज बनेगी आपके पास। तो इनको जब ऐड, इनको देखोगे, इनको देख के बोल देना कि ये 1/f के बराबर है, किसके बराबर है, 1/f के बराबर। लेकिन अगर आपको देखना है, समझना है, तो बोलो कि हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो इस हिसाब से देखोगे 1/इनफाइनाइट हमारे पास 0 होता है, तो 1/f बना हमारे पास। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी करा देता हूं, अभी आपको दिखा भी दूंगा भले ही। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है, 18, 19, 20 में तो लगातार आया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपसे रे डायग्राम पूछा जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब पूछी जा सकती है, और साथ में मैग्नीफिकेशन पावर पूछी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम 2 नंबर आपको देखा जाएगा, डायग्राम आपको 2 नंबर देके जाएगा।
चलो भैया डायग्राम सिखा दो फिर तो 2 नंबर के हिसाब से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखेंगे आप लोग सभी। ये हमारे पास एक लेंस, ये हमारे पास दूसरा लेंस। सबसे पहला लेंस जो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बताओ कौन सा बड़ा होता है, ये बड़ा होता है कि ये बड़ा होता है, बोलेंगे आई वाला, ये बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, किसके केस में? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में। माइक्रो छोटे के केस में ये छोटा ये बड़ा। हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यहां से रे गई, पैरेलल रेस कहां से, मतलब पैरेलल रे आएगी तो कहां से पास होगी? फोकस से। ये फोकस किसका है? ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो पास हुई यहां पे, यहां पे, यहां पे मिला देना। इसके बाद एक रे हम लोग इस प्रकार से लेते सेंटर से, और ये यहां पे कहीं पे मिलेगी, तो ये हम बोलेंगे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बना, मतलब ये हमारे पास इमेज बनी ए डैश बी डैश, किसकी? ए बी की। लेकिन हम लोग इसको मैग्नीफाई करेंगे। दूसरा लेंस क्या सोचेगा कि यहां से रे आई इस प्रकार से, और ये रे हमारे पास इस प्रकार से ऐसी चल गई फोकस से होती हुई पैरेलल रे। अब ये दूरी ये तो मिलेंगी नहीं कभी भी, ये तो कभी मिलेगी नहीं, डाइवर्ज हो गई ये तो। लेकिन अगर पीछे हम लोग वर्चुअली मिलाने की कोशिश करें तो ये किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, इस पॉइंट पे। तो ये हमारे पास मिलेगी वर्चुअल इमेज, जो कि कैसी होगी? मैग्नीफाइंग होगी। आप लोग देख सकते हो बड़ी इमेज बनेगी ये। ठीक है, बस इतना सा डायग्राम है। और कुछ चीजें हमें नोट करने वाली जो रहेगी वो ये रहेगी कि इसको बोल दो माइनस डी डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं, हमारी रे कुछ इस प्रकार से जा रही है, हम लोग मेजर करते हैं पोल से, यहां से ऐसे मेजर करते हैं। तो आप जब इसको लोगे तो इसको बोलोगे माइनस डी। डी क्या है भैया? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऐसी डिस्टेंस जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल हो सके नेकेड आइज से। ओके, चलो उसके बाद यहां पे देखो, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम लोग यू नोट भी बोल सकते हैं, ये हमारे यू नोट। और ये हमारे पास वी नोट, वी जीरो बोले तो वी ओ बोल सकते हो आप लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बन रहा है। और ये यू ई हो जाएगी हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी आईपीस लेंस की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ई बोले तो आईपीस, ओ बोले तो ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अच्छा भैया और क्या चीज है? कुछ छूट तो नहीं रहा है? देख लो, सब मैंने बता दिया। हाँ बता दिया, ये तो बहुत सिंपल है ना, यू और वी, इसमें क्या है? चलो डायग्राम आप लोग बना लोगे, बस मोर देन सफिशिएंट है यार। उसके बाद फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट डिराइव करने से आप मोस्ट प्रोबेबली आपसे नहीं बोला जाएगा डिराइव करने के लिए। आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। और लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी बनेगी? लेंथ ऑफ ट्यूब यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक कितना है? वी नॉट और यूई को जोड़ दो तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी। ट्यूब इतना बड़ा तो है ही सही, ऑब्जेक्ट तो कहीं भी रखा हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हो सकता है, लेकिन लेंथ ऑफ ट्यूब इतनी सी है, तो इन दोनों को जोड़ दो। चलो हो गया काम खत्म। एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं फटाफट से, इंपॉर्टेंट। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ये 2025 में ऑलरेडी आ रखा है, लेकिन आने के चांस फिर भी होते हैं। चलो वह चांस इसके तो कम ही है, फिर भी कराऊंगा आपको मैं। ये हमारा प्रिज्म हो गया, प्रिज्म का एंगल ये ए हो गया, यहाँ पे जो एंगल बनता है ए बोलेंगे। लेट सपोज ये हमारे पास, सपोज क्या करना है ही सही, ये पैरेलल ले बना लेते हैं, यहाँ पे पैरेलल लाइन बना लेते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे सरफेस का। सरफेस नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, सरफेस नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। हमारे पास रे ऑफ लाइट आई इस प्रकार से यहाँ पे इंसिडेंट करी। अब ये रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, तो लाइट क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ। अब जब बाहर निकलेगी तो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम नॉर्मल से भागेगी, जाना ऐसा सीधा चाहिए था इसे, लेकिन नॉर्मल से दूर भागेगी, तो इधर भागेगी ये। ठीक है, इसको इसको पीछे आप लोग इस टाइप से लिखो, इस टाइप से बनाओ, तो वर्चुअली आप लोग देखोगे किसी एक पॉइंट पे मिल रही होगी, इस पॉइंट पे मिल रही होगी, तो आप लोग इसे बोलोगे इतना ये क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई। क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। क्या होता है? पार्शियली इतना सा यहाँ पे डेविएशन आया है, पार्शियल डेविएशन। ठीक है, पार्शियल डेविएशन इतना सा आया है, ये एंगल इतने एंगल से ये डेविएट हुई है। अच्छा और क्या चीजें हैं? और देखो, इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो। अब फटाफट करा रहा हूं यहाँ पे, इसको R1 बोलना, इसको R2 बोलना। ये एंगल इसको बोलेंगे I1 माइनस R1, इसको बोलेंगे I2 माइनस R2। इसको ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दो O1, O2, इस पॉइंट का नाम दे दो O3, यहाँ पे कुछ O4 बोल दो। और क्या बोलोगे? और क्या बोलोगे? इस पॉइंट का नाम दे दो T पॉइंट। ऐसे हमने नाम दे रखे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन कर सकते हो आप लोग। फिर भी आप लोग एट द एंड बोल देना कि I1 और I2 बराबर है। ये I1 I2 बराबर है छोटे प्रिज्म के लिए, R1 R2 बराबर है छोटे प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग ट्रायंगल O1 O2 O3 लेंगे, O1 O2 O3 लेंगे, O1 O2 O3 लेंगे, O1 O2 O3। इनको हमको पता है कि दो एंगल का सम करेंगे तो आउटर साइड के एंगल के बराबर आ जाता है, तो इसका सम करोगे तो पार्शियल के बराबर आ जाएगा। ये देख लो,
इसका सम किया तो इसके बराबर आ गया। यहां से हमें आई मिल गया, यहां से आई मिल गया हमें। अब निकालना है आर। आर निकालने के लिए हम लोग दो चीजें यूज करेंगे। सबसे पहले O1TO2 और P1OTO2 यूज करेंगे। आओ यहां पे, ये हम यूज करेंगे O1O2T। तो यहां से R1 R2 और एंगल T, R1 R2 एंगल T, ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। उसके बाद हम यूज करेंगे ये TO1PO2। तो यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, और यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, और ये एंगल एंगल टी, और ये हमारे पास ए। बना के देखना, समझ में आएगा आपको फिर। तो ये देखो, यहां पे हमने दोनों को सम किया। R1 R2 एंगल टी 180 के बराबर होता है, और क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एंगल टी आ रहा था। एंगल टी को हम लोग डिस्प्लेस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं पूरी तरीके से। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ए प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल टी 360 के बराबर। इस हिसाब से आप लोग देखोगे भाई साहब, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल टी भी आ रहा है, एंगल टी भी आ रहा है, और आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, दोनों को इक्वल रख सकते हो, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखोगे तो यहाँ से आर आ जाएगा। आई आपने पहले निकाल लिया था, आर आपने यहां निकाल लिया। वैल्यूज पुट कर दो, म्यूजिक साइन आई बाई साइन आर, साइन आई, आई की वैल्यू, आर की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलो और क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब हाइजेंस वेव्स थ्योरी बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है हाइजेंस का प्रिंसिपल। क्या बोलता है हाइजेंस प्रिंसिपल? उससे पहले आपको वेव फ्रंट समझ में आना चाहिए। वेव फ्रंट क्या होता है भैया? वेव फ्रंट को आप लोग ऐसा समझोगे, जैसे आप लोग पानी ले लो, पानी है आपके पास, पानी में कंकर मारा आपने, कंकर मारा तो वो कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से पानी हमारा वेव के फॉर्म में चलेगा, इस प्रकार से, है ना? चलो, तो अब ये हमारा पानी के अंदर कंकर बांधने पर इस प्रकार से वेव्स बनी। अब यही वेव्स को मैं क्या बोल रहा हूं? इन्हीं वेव्स को मैं बोल रहा हूं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, यही हमारे पास वेव फ्रंट होते हैं। आप ऐसे समझ लो, ये जो वेव फ्रंट है, ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है जिससे मिलकर ये बना हुआ है, उसको बोलते हैं वेवलेट, वेवलेट्स। तो आप लोग बोल सकते हो, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब ये सारे पार्टिकल्स सेम 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 फेस के होंगे और सेम वाइब्रेशन शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। पार्टिकली आप लोग मान लो ये हमारे वेवलेट्स हो जाएंगे, इनके कलेक्शन को हम लोग वेव फ्रंट बोल देंगे। उसके बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट, नाम से क्लियर, स्फेरिकल होंगे ये। ठीक है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन, द वेव फ्रंट इन स्फेरिकल एंड रे इमर्जिंग रेडियली आउटवर्ड। उसके बाद और क्या बोला गया है? और बोला गया है हमसे सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल बताइए। सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास ये हो गया वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट के हर एक पार्टिकल्स, वेव फ्रंट के हर एक पार्टिकल्स किसकी तरह काम करेंगे? सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस की तरह काम करेंगे। हर एक पार्टिकल नया सोर्स बना सकता है। कैसे बना सकता है? जैसे ये देखो आप लोग, ये हमारे वेवलेट्स हो गए, इनके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो एक और वेव फ्रंट मिल गया, मेरे को न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस मिल गया। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पे बन जाएंगे। फिर ये आगे भी कर सकते हैं इसी प्रकार से, ये आप लोग याद करके जाएंगे। और क्या है? दिस वेवलेट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, ये कैसे ट्रेवल करेंगे? हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, हर एक डायरेक्शन में। सर्कल है तो पूरी डायरेक्शन में ट्रेवल करता जाएगा वो। ओके, a surface touching this wavelets tangentially in the forward direction gives the new position of the wavefront at that instant। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं यहां तक के। चलो आगे देखें। तो ये करा दिया, ये करा दिया, ये आप लोग कर लेना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये क्वेश्चन हो गया, ये बचा है हमारे पास, ये बचा है और ये बचा है। चलो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू इनका भी देख ही लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यार, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इसको भी पढ़ लेना थोड़ा सा, देख लो इसको, इसको पढ़ के चले जाना प्लीज। ये मेरा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो डायग्राम देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। देखो टेलीस्कोप क्या होते हैं? दूर की चीजों को देखने के लिए बनाए जाते हैं, और दूर की चीजें मतलब इनफाइनाइट लेंथ पे, और इनफाइनाइट लेंथ पे अगर वो रखे हुए हैं तो वहां से रेस कैसी आती है? पैरेलल रेस आती है। ठीक है, इनफाइनाइट से पैरेलल रेस आती है। तो पैरेलल रेस कहां से आएगी, कहां मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। अब इसको हम लोग बड़ा करने के लिए क्या यूज करेंगे? आईपीस लेंस यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। बस यही है हमारे पास। इसका आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हो, ज्यादा माथा 25 में करने की कोई जरूरत नहीं है।
और क्या है भैया, और क्या है? रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ आता नहीं है। ठीक है, ये वाला एक और देख लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है? When a light ray travel from a denser medium to rare medium and the angle of incident exceeds the critical angle of the medium, the ray is reflected completely back into the same denser medium instead of being reflected. देखो, समझने की कोशिश करना, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, भैया क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अच्छा, सिंपल सी भाषा में बताता हूं मैं। ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, यहां से रे ऑफ लाइट गई, जाना ऐसा चाहिए था इसको, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बाहर रेयर मीडियम है, तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इस एंगल को मैं बढ़ा देता हूं और इसको मैं 90 डिग्री कर देता हूं, यहां से यहां तक का नॉर्मल से, ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल अगर मेरे पास 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, तो इस टाइम इस एंगल को मैं बोलूंगा क्रिटिकल एंगल। क्या बोलूंगा? क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, तो क्या ये यहां से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी? रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लगेगा। फिर ये हो रिफ्लेक्शन ही रहा है, लेकिन आप इसको बोलोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, यही कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। चलो, ये पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो कि ये एंगल इससे बड़ा होना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, ये हो। देखो, ये सारे क्वेश्चंस मैं हैकर सीरीज में करा चुका हूँ। हैकर सीरीज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर सकते हो आप लोग। ओके, चलो ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन और है ये आपके लिए, मिरर फॉर्मूला, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ये आपके लिए रहेगा, ये ट्राई करिएगा। डायग्राम देख सकते हो इस प्रकार से, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ से दो रेज निकाली, एक रे पैरेलल, एक हमने कहाँ से पास कर दी? सेंटर से पास कर दी। तो हमारे पास इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे कहीं पे बनेगी। ओके, यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी। इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो याद रखना, 1/f = 1/v + 1/u। ये भी आप लोग याद कर सकते हो। चलो, तो ये जब ये वाली जो यूनिट है हमारी, इसके भी लगभग टॉप 6 टॉप 7 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7, 8, 9 यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। बाकी ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भैया, आप लोग तो इसको अच्छे से देखना। पहला क्वेश्चन आपके पास है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? आइंस्टीन ने इसके हिसाब से क्या चीज दी थी? साथ में सिंबल के मतलब बताओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। थोड़ा ऐसा समझाना कि हमको समझ में आ जाए, है ना? तो समझाऊंगा, ऐसे ही समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। देखो भैया, अगर मान लो मेरे पास एक मेटल सरफेस है, मेटल समझते हो, धातु, ये लो, ये मेटल है मेरे पास, मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के ऊपर अगर मेटल सरफेस को मैं वायर से कनेक्ट कर देता हूं और वायर को यहां से इस प्रकार से दो आउटपुट पॉइंट बना देता हूं, इस प्रकार से आप लोग आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप लोग यहां पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पे इंसिडेंट कराते हो, इस प्रकार से लाइट इसके ऊपर पड़ी, लाइट इसके ऊपर पड़ी, लाइट जैसे ही पड़ेगी इसके ऊपर, अगर लाइट के पास एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे किससे? मेटल से, और निकल के भागेंगे, निकल के भागेंगे। ऐसा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। व्हेन अ लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन बिगन टू इमिट फ्रॉम द सरफेस। इस फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब भाई साहब, आइंस्टीन भाई साहब ने एक बात कही, आइंस्टीन भाई साहब ने एक बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना, मजा आएंगे, पढ़ने में मजा आएंगे। चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है कि जो लाइट होती है ना, वो कुछ इस प्रकार के बंडल के फॉर्म में हमारे पास आती है। एनर्जी के बंडल, एनर्जी के बंडल, एनर्जी के बंडल के फॉर्म में हमारे पास आती है, बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी के बंडल को क्या बोला जाता है? फोटोन। क्या बोला जाता है? फोटोन, 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 फोटोन। फोटोन के फॉर्म में आई। जैसे ही फोटोन, बंडल ऑफ एनर्जी, गिरा इस मेटल सरफेस के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना, एक गुब्बारा लिया, उसमें कलर भर देते हैं, फिर मारते हैं होली पे, है ना, तो जैसे फुटता है तो पूरा कलर सेपरेट आउट हो जाता है, सब दूर बिखर जाता है, यही होता है। तो जैसे ही बंडल यहां पे गिरेगा, यहां पे गिरेगा एनर्जी का बंडल, तो बंडल अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सबसे पहले तो निकालने के लिए मेटल की बॉन्ड्स को तोड़ेगा। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मेटेलिक बॉन्ड को, इनके यहां पे मेटेलिक बॉन्ड होगी तो मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ेगा। एक काम तो ये करेगा, मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ना, मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक करेगा मेटेलिक बॉन्ड को। दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी किस लिए प्रोवाइड करेगा?
ताकि ये मोशन में आ सके। किसमें आ सके? मोशन में आ सके। तो मोशन में आने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे पास बंडल ऑफ एनर्जी आई, गिरी इसके ऊपर, मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने का काम किया, मेटेलिक बॉन्ड टूटेगी, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अब चलेगा कैसे? चलने के लिए उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एनर्जी कौन सी फॉर्म में रहेगी? इमोशनल फॉर्म में रहेगी। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहां से हमारे 2 से 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो, ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। मैंने आपसे बोला कि फोटोन जो होता है हमारा, फोटोन के पास बंडल ऑफ एनर्जी होता है, जिसके पास एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू एच म्यू। ठीक है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। म्यू क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी है। म्यू ऐसे करके ऐसे बना दो, या फिर फ्रीक्वेंसी आप लोग ऐसे एफ भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि ये 2 काम हो रहा है, फोटोन 2 काम कर रहा है। एक काम क्या करेगा? एक काम करेगा ये मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने का, जिसको हम लोग फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाई नोट मतलब भैया वो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बोले तो जो मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा वो। इसके अलावा दूसरा काम क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, के मैक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये मेरे पास ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप लोग यहां पे वैल्यू पुट करोगे, ई इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट से लिख सकते हो, इसको यहीं पे लिख देता हूं, एच म्यू। ठीक है, इतना भी आप लोग लिख के आओगे तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आप लोग चाहो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नोट सुटेबल फ्रीक्वेंसी प्लस के मैक्स। ठीक है, ये मेरे पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी रहेगी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी आप लोग याद करेंगे, ये एक्सप्रेशन भी आप लोग याद करेंगे। ओके, ये एक्सप्रेशन आप लोग याद करेंगे, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये वाला। करना चाहो तो 1/2 mv² भी याद कर सकते हो, बाकी इतना भी मोर देन सफिशिएंट है। ये सारी चीज लिख देना। केएमएक्स क्या है हमारे पास? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, वी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट है, म्यू नोट बोले तो, फाई नोट हमारे पास वर्क फंक्शन है फॉर मेटल। ठीक है, चलो ये चीज याद कर लोगे? हाँ भैया कर लेंगे, थैंक यू। हाँ, इसको देख लो एक बार अच्छे से। चलो ये खत्म हो गया तो बहुत सारे काम हमारे इजी हो जाएंगे इस चैप्टर से। फिर हमारे पास है व्हाट आर डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव क्या होती है? अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। तो ऐसी वेव जो होती है मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है। तो मूविंग पार्टिकल से, चलते हुए पार्टिकल से जो वेव एसोसिएटेड होती है, उसी वेव को बोला गया है मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। आई बात समझ में? लिख दोगे, बस इतना सही है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन याद कर लेना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। पी हमारे पास क्या होता है? मोमेंटम। एम वी लिख सकते हो मोमेंटम की जगह पे, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, सारी चीजें आप लोग यहां पे देख सकते हो। बाकी और क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल याद कर लो। द पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू बी अप्लाइड टू स्टॉप अ मूविंग चार्ज। स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम से क्लियर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल जो कि अप्लाई किया जाता है एक मूविंग चार्ज को स्टॉप करने के लिए। ऐसा पोटेंशियल जो अप्लाई किया जाता है मूविंग चार्ज को स्टॉप करने के लिए, उसे बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत 2 पॉइंट और पढ़ लेना। इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नेचर ऑफ द मीडियम। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, चलो और क्या है? मैटर वेव की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो। मैटर वेव्स आर ऑलवेज मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड ओनली विद मूविंग पार्टिकल्स। मूविंग पार्टिकल से ही मैटर वेव्स एसोसिएटेड होगी। स्टॉप अगर हो जाएगा हमारा पार्टिकल, अगर स्टैटिक स्टेट में है तो उससे एसोसिएटेड नहीं रहेगी मैटर वेव। इस चीज को आपको अच्छे से याद करना है। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती है, ध्यान रखना है। दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट और क्या है हमारे पास? फोटो इलेक्ट्रिक वेव जो पढ़ा था उसके हमारे पास ऑब्जर्वेशन लिखने को बोला जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, काइनेटिक एनर्जी। ये 3 चीजें आप लोग याद करके जा सकते हो। ठीक है, फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो कि फोटोन जो होता है भैया बंडल ऑफ एनर्जी होता है। इसका रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। रेस्ट पे इसका मास कितना माना गया है? 0 माना गया है। वैक्यूम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन जो होते हैं वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? ये वाला देख लो आप लोग। बताया था ना मैंने ये वाला कि जो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन होती है किसके बराबर होती है? वर्क फंक्शन के, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो वर्क फंक्शन को फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये केएमएक्स हो जाएगा। केएमएक्स बोले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अब अगर केएमएक्स हमारे पास है तो वेलोसिटी भी कितनी होगी हमारे पास? मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। चलो भैया टॉप 3 क्वेश्चन देख लो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए लेकिन टॉप 3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखो।
ठीक है, ये आपसे बन जाएगा, ये आपसे बन जाएगा, ये आपसे बन जाएगा। ये भी करा दिए मैंने, इधर से भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए, देख लो। ठीक है, पूरा ही करा दिया एक तरीके से मैंने। ये वाला एक न्यूमेरिकल है जो आप लोग करने की ट्राई करना। चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 8, एटम एंड न्यूक्लियाई के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आप लोग देख सकते हैं, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन में डिफरेंस बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। उसके बाद पूछा गया है नेम एंड डिस्क्राइब द 5 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, राइट द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल के कंक्लूजन, आइंस्टीन की मास रिलेशन एनर्जी बताना है आपको। चलो आ जाओ यहां पे एक एक करके निपटाते हैं फाइल सबकी। पहला हमारे पास है नेम द 5 स्पेक्ट्रल सीरीज प्रेजेंट इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कैसे आएगा पता चले, मैं याद करा दूं, आप क्वेश्चन नहीं पहचान पाओ। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यूनिट नंबर 8, एटम एंड न्यूक्लियाई से पूछा जाएगा। तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, लाल बाल पाल इन भोपाल, इन भोपाल, भोपाल ऐसे याद करोगे। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपसे कि विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज लाई करती है, तो बोलेंगे बाल्मर सीरीज लाई करती है। चलो और देखो, और देखो, हु डिस्कवर द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, नेम द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हिम। तो न्यूक्लियर मॉडल, एटॉमिक मॉडल नहीं पूछा गया, न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल इसका नाम दिया गया था, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है, याद कर लेना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोला गया था। चलो उसके बाद आपको मैं और चीजें समझाता हूं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड भाई साहब ने कुछ इस प्रकार का सेटअप बनाया, देखना आवाज आ रही है, ओके। उन्होंने क्या किया, ये हो गया हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, रेडियो एक्टिव वेव्स निकलेगी, रेडियो एक्टिव रेडिएशन यहां से निकलेगी। अब ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल। इसके बाद यहां पे उन्होंने लगा दिया डिटेक्टर। डिटेक्टर ये क्या होता है समझाता हूं। अल्फा पार्टिकल जैसे ही स्ट्राइक किए गोल्ड फॉइल के ऊपर, कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ नहीं बोलना चाहिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे चले गए, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, सीधे चले गए, बिना कोई डेविएशन के बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। अच्छा भैया ऐसा हुआ, हाँ, पहला एक्सपेरिमेंट ये दिया उन्होंने कि सीधे चले गए, सीधे बिना कोई डिफ्लेक्शन के। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि कुछ हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल से, क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, वेरी फ्यू वापस रिटर्न बैक हो गए। क्या हो गए, वापस रिटर्न बैक हो गए। भैया पता कैसे चला, यहां पे जहां जहां जिस जिस एरिया पे अल्फा पार्टिकल्स ने हिट किया डिटेक्टर के, वहां पे ग्लो होने लग गया, या फिर वो एरिया इल्यूमिनेट होने लग गया, इल्यूमिनेट होने लग गया, इल्यूमिनेट होने लग गया। आई बात समझ में, इस तरीके से आप याद करेंगे। ठीक है भैया, इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन ये निकला, ये क्वेश्चन भी आता है कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। अब हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए बिना कोई डेविएशन के, इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर कैसी है, खाली है ना, खाली है, तभी तो स्टेट गए चीरते हुए। दूसरी बात, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ वो बहुत छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड होगा। तो दूसरा पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे। अच्छा, ये तो याद कर लोगे। एक और बात, अगर आपसे कोई पूछ ले, मतलब पूछ ले क्या, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का मॉडल आगे जाके फेल हो जाता है, उसका नील बोहर का मॉडल आता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नील बोहर का मॉडल। नील बोहर भाई साहब ने बोला, उन्होंने कुछ कंडीशन दी जिसको पोस्टुलेट्स बोले जाते हैं, अवधारणाएं बोली जाती है। दो पोस्टुलेट अगर आपसे पूछे तो बोलना, पहला दिया क्वांटाइजेशन कंडीशन, दूसरा बोला स्टेबल ऑर्बिट्स का। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन या फिर एटम की स्टेबिलिटी को क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करेंगे, ये मेरा न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिवॉल्व तो करेंगे, लेकिन कहां रिवॉल्व करेंगे, उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, वो इंटीग्रल मल्टीपल, लेट सपोज नंबर मान लो 1 2 3 4 5 n बोलता हूं से, वो किसके बराबर हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π की। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो,
n इंटू एच बाई टू पाई के बराबर हो, h बाई टू पाई के बराबर हो, n मेरे पास इंटीग्रल हो जाएगा। पहली धारणा ये थी, उनने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कहीं भी रिवॉल्व करेगा, नहीं भैया, उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई टू पाई होगा। दूसरी बात उन्होंने बोली, while revolving in the stable orbits electron do not radiate energy। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि जब जब वो रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, मतलब एनर्जी को इमिट नहीं करता जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर एनर्जी को वो इमिट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन से कम होती जाएगी और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो हमारा एटम स्टेबल नहीं रहेगा, एटम तो फूट जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो ये बात आपको लिख के आनी कि भैया इलेक्ट्रॉन कभी भी रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी जब वो रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट के अंदर। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये करा दिया। हाँ, एक क्वेश्चन आता है आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बीच में। इसको देख लो। आइसो मतलब होता है सेम, सेम सेम, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम सेम, सेम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। यहां पे क्या लिखा है, आइसोटॉप में पी आता है, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन। ठीक है, तो जिनका एटॉमिक नंबर कैसा हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर। ये देखो 1 1 1, लेकिन ये 1 2 3 क्या है, ये एटॉमिक मास है। इनका मास अलग अलग होगा लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में सेम एटॉमिक मास होता है, मास इनका सेम होगा, इसका भी 3 इसका भी 3। ठीक है, 1 और 2 ये क्या है, इनके एटॉमिक नंबर है, ये अलग अलग होंगे। आइसोभार, आइसोबार से आप याद कर सकते हो भार, भार मतलब वजन, वजन बोले तो मास। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, आइसोटोन्स में, आइसोटोन्स में क्या आता है, एन आता है। एन हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हो आप लोग, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। 7 में से 3 गए तो कितना है 4, 8 में से 4 गए तो कितना है 4। ठीक है, ऐसे करके ये आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये करा दिया आपको। न्यूक्लियर फोर्स पूछे, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तो क्या बोलेंगे, ये शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समीशन को हम लोग बोल देते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग न्यूक्लियस बोल सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब यार ये क्वेश्चन 2025 में आ गया था तो छोड़ दो इसको तो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस करके चले जाना। बाकी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, nth ऑर्बिट वाला। उससे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन वाला करा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे आपसे डिफरेंस न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या अंतर होता है, इसको ध्यान से सुनना। अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियर फिजन में डबल एस आते हैं और यहां पे सिंगल एस आता है। जब भी दो चीज दिखे तोड़ो, आप बजरंग दल वाले हो, आप बजरंग दल वाले हो। दो चीज दिखी तोड़ो, तोड़ो मतलब ब्रेक करो। अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक अप इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई। एक बड़ा हेवी न्यूक्लियस होगा, वो छोटे छोटे दो छोटी छोटी न्यूक्लियाई में टूट जाएंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियर फिजन इसका उल्टा होता है, बेचारा एक ही ऐसे सिंगल है, इसको डबल करो। डबल कैसे करेंगे, ये सिंगल दोनों को मिला दो। 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। सिंपल है। इसके बाद टेम्परेचर, इट इज पॉसिबल इवन एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल है और ये हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है। एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन इज रिलेटिवली लेस, यहां पे एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रिलीज होती है, यहां पे बहुत एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और भी डिफरेंस आप लोग पढ़ सकते हो, पर टॉप मैंने डिफरेंस यहां पे लिख दिया। उसके बाद और क्या चीजें हैं, पोस्टुलेट तो पढ़ लोगे आप लोग। न्यूक्लियर फिजन हो गया, ये वाला एक डेरिवेशन है जो ऐसे बच्चे जो टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, वो करके चले जाना। बाकी ऐसे बच्चे जो पास होना चाहते हैं, 60 बनाना चाहते हैं, छोड़ सकते हो इसको। एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है इसमें आपसे, आपसे पूछा जा रहा है भैया रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको रेडियस बतानी है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो आप लोग सभी। जैसे मान लो मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये मेरे पास न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये मेरे पास ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कभी भी
जब भी हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक फोर्स हमारे पास लगता है जो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। अच्छा, दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, 1/4πε0 q1 q2/r²। यहां पे q1 q2 क्या है, Q1 Q2 क्या है, आप लोग इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलो, Q1 Q2/r² हमारे पास रेडियस हो गई। चलो भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। उसके बाद और क्या, और क्या, और क्या, और अभी ध्यान रखना, ये आप लोग निकाल लोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम लोग जानते हैं बाय क्वांटाइजेशन कंडीशन कि हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है किसी ऑर्बिट का, किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम n इंटू h/2π होता है। ठीक है, अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। अगर आपसे रेडियस पूछे, रेडियस पूछे तो रेडियस पूछे ना तो v निकाल लो, nh/2π, यहां पे मैं लिखा mr, v निकाल लिया। अब ये जो v आया है ना, v को पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, यहां पे v की जगह पे पुट कर दो ये वाली चीज। आर मत निकाल लेना, आर निकाल लोगे तो आर गायब हो जाएगा, आर मिलेगा ही नहीं आपको आखिरी तक। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे एन, यहाँ पे एन क्या है, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट लिख देना, अगर फर्स्ट का पूछे, अगर पूछे nth ऑर्बिट के लिए निकालो तो इतना मोर देन सफिशिएंट है, यहां तक करोगे काम हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा था तो हमने n की जगह 1 रख दिया, nth ऑर्बिट की पूछे तो यहीं पे निकाल लेना। उसके बाद मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है, E इक्वल्स टू mc²। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एंड द एक्चुअल रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। देखो, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, एटम नहीं बोल रहा हूं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इसका मास कितना होगा, न्यूक्लियस का मास कितना होगा, न्यूक्लियस का मास कितना होगा, आप बोलोगे प्रोटॉन का मास, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास, जितने भी प्रोटॉन्स उनका मास, साथ में जितने भी मेरे पास न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास, दोनों को जोड़ दो। मैंने बोला ठीक है, मैंने जोड़ दिया। ठीक है, मैंने जोड़ दिया, लेकिन ये जो मास आएगा ना, इनको जोड़ने पे जो मास आएगा और एक्चुअल जो मास होगा, हम लोग इसको जब मशीन से कैलकुलेट करेंगे, मशीन से कैलकुलेट करेंगे और हम लोग जब जोड़ के देखेंगे कि भैया इसके अंदर 2 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, तो क्या होगा, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मास ज्यादा आएगा, और जब मशीन से कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल मास जो होगा, इसका एक्चुअल जो मास होगा वो कम आएगा। तो ये इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, मास डिफेक्ट। ठीक है, क्या होगा, मास डिफेक्ट। ऐसा क्यों आया मास डिफेक्ट, क्योंकि भैया हम लोग जब इनको सम कर रहे हैं ना तो हम लोग टोटल देख रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये दोनों आप पास में रखे हुए तब होंगे जब यहां से हम इनके बीच में से एनर्जी रिलीज होगी। जब दोनों पास पास आएंगे ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन आपस से पास में आएंगे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो गायब हो जाती है, तभी जाके हम लोग बोलते हैं कि वो एनर्जी रिलीज हो गई है। अब जाके जो हमारे पास मास आया है वो क्या है, वो एक्चुअल मास है। आप लोग जो देख रहे हो उसमें प्लस एनर्जी भी है, उसमें प्लस एनर्जी भी है। ठीक है, अब वो जो एनर्जी है जो निकल गई है उसको आप मास डिफेक्ट भी बोल सकते हो, या फिर आप सिंपल भाषा में बात करो तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास मास डिफेक्ट होगा। हाँ, आई बात समझ में। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी वो वही एनर्जी है जो निकल गई है। ठीक है, जो निकल गई है, या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि वापस से इनको अलग अलग करने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जिससे वो अलग अलग वापस हो जाएंगे, वो एनर्जी हमारी होगी बाइंडिंग एनर्जी। और अगर पूछे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है तो आप बोलोगे, न्यूक्लियॉन्स बोले तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो वो चीज यहां पे लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स मास नंबर, इट सर्व एज मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज यहां पे लिखी हुई है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही चीज मैंने जो आपको बताई ना वही है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, फिर न्यूक्लियर फोर्स आपसे पूछेंगे। न्यूक्लियर फोर्स भैया होता यह है, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीजें होंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अब ये दोनों या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे, तो ये पास पास में कैसे, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को, प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे भैया, कर रहे होंगे रिपल, लेकिन अगर ये रिपल कर रहे हैं तो भी भाग जाना चाहिए न्यूक्लियस को छोड़ के, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक और स्पेशल फोर्स एक्ट करता है जो कि है न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए एक और फोर्स एक्ट करता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है ये, कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इसको बैलेंस करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स देना पड़ेगा, तो वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है जो काम करता है किसके बीच में, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जो बाइंड करके रखता है दोनों को, ठीक है, गेट टुगेदर करके रखता है, वो होता है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। चलो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, हाफ वेव, फुल वेव। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करने से क्या क्या चीजें होती है। उसके बाद पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इनके बीच में डिफरेंस। उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आपसे पूछे जाएंगे डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड थ्योरी विद डायग्राम्स। उसके बाद आगे देख लो पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड टाइप ऑफ डोपेंट यूज्ड। उसके बाद भैया क्वेश्चन आप लोगों के साथ और भी है, देख सकते हो, सी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव द सेम लैटिस स्ट्रक्चर, व्हाई कार्बन एंड इंसुलेटर व्हाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स, एक्सप्लेन बेस्ड ऑन एनर्जी गैप्स। उसके बाद क्वेश्चन लास्ट पूछा जा सकता है आपसे, डिस्क्राइब द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर विद अ लेबल सर्किट डायग्राम एंड इनपुट आउटपुट पोटेंशियल। चलो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। आ जाओ यहां पे, यहां पे आ जाओ। सबसे पहले तो भैया सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर समझते हो ना, इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमारे घर में वायर होते हैं, कॉपर के वायर आसानी से करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, करंट आसानी से वहां से फ्लो हो सकता है, उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब पूरे कंडक्टर नहीं है, अर्धचालक है ये। एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे तो ये इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इस वजह से इनमें कोई करंट या फिर कंडक्टिविटी शो नहीं होती है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। बेस्ट एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम है, इनको आप लोग याद करेंगे। चलो इसके बाद और क्या है, और क्या है भैया, और क्या है, और क्या है, और क्या है, यहां पे आओ, यहां पे थोड़ा सा देख लो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई गैप नहीं होता है, लेकिन बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो यहां पे गैप होता है। लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर देते हो तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे उठ के आ जाते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे आ जाएंगे, मतलब ये कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेंगे वो वैलेंसी का काम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे आ जाता है तो वो काम करेगा कंडक्टिविटी का, मतलब कंडक्शन शो करेगा वो। जैसे मेटल्स में क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में कंडक्टिविटी, वो शो कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि गैप ही नहीं है, लेकिन यहां पे गैप है। ओके, इंसुलेटर में तो बहुत ज्यादा गैप होता है, तो वो तो कंडक्टिविटी शो ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो इतनी चीज समझ में आई, ये चीजें आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आगे आते हैं सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर याद कर लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं भैया ये प्योर स्टेट में होते हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम जानबूझ के मिलावट करते हैं, ठीक है, इसमें हम डोपेंट यूज करते हैं, डोपेंट मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, मिलावट करने से हमारे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अ सेमीकंडक्टर डोप्ड विद सुटेबल इंप्योरिटी टू इंक्रीज इट्स conductivity to increase its conductivity is called extrinsic semiconductor, ठीक है। चलो अब मिलावट तो आपने कर दी, जैसे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था उसमें हमने फास्फोरस मिला दिया, मिलावट कर दी, ठीक है। मिलावट दो प्रकार की जा सकती है, एक ट्राइवेलेंट, एक पेंटावेलेंट, दो प्रकार की, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। जैसे यहां पे हमने कौन सी करी है, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हमने मिलाई है, सॉरी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई है हमने, ठीक है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर हम मिलाते हैं, पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे,
ठीक है। अब भैया 5 की बात करी, एक कहां जाएगा, एक जाएगा बाहर, ये रहेगा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन यही कंडक्टिविटी का काम करेगा। अगर मैं बोलता कि अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स ना मिलाते हुए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाऊं तो क्या होगा, ट्राइवेलेंट मिलाओगे तो आपके पास एक होल क्रिएट हो जाएगा, 3 भरा जाएंगे, एक आपके पास खाली हो जाएगा। आई बात समझ में, ध्यान रखना। चलो यहां पे देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच में, प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक का पार्ट, इम्प्योर सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक का पार्ट। यहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी ऑफ होल्स बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे बराबर नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी यहां पे कम होती है, यहां पे ज्यादा होती है, क्योंकि इनको हमने मिलावट से बनाया है। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, साथ साथ इंप्योरिटी पे भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कोई इंप्योरिटी नहीं होती, यहाँ पे ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है। अब ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट से दो चीजें आएगी हमारे पास, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डॉपिंग ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, थैलियम। यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, इनको ट्राइवेलेंट सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इनको पेंटावेलेंट भी बोलते हैं। और क्या है भैया, इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है ये। P type semiconductor is positive type semiconductor. It means deficiency of one electron is required. ये पॉजिटिव टाइप के हैं तो इलेक्ट्रॉन की इनको डिफिशियंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने चाहिए, क्योंकि होल्स ज्यादा होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी 3 डिफरेंस पढ़ लो, एक पढ़ना चाहो तो और पढ़ सकते हो। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। यहाँ पे होल्स की संख्या ज्यादा होती है, चार्ज और वही हमारे क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। माइनॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी में हमारे पास होल्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन डायोड इज एन इंटरफेस और अ बाउंड्री बिटवीन टू सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप। हम लोग कुछ इस प्रकार का सेटअप करते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप होंगे। जैसे यहां पे हमने पी टाइप ले लिया, यहां पे एन टाइप ले लिया, ऐसे बीच में इधर पी टाइप इधर एन टाइप। ठीक है, पी टाइप एन टाइप, पी टाइप एन टाइप। अब होगा क्या, पी एन को अट्रैक्ट करेगा और एन पी को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से यहां पे क्या बन जाती है, एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझो तो ऐसा समझ लो, यहां पे होल्स, ये होल्स है कि इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये होल्स है हमारे पास। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एन टाइप यहां पे भरा हुआ है हमने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे और होल्स इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। होल्स एक्चुअल में क्या है, होल्स एक्चुअल में पॉजिटिव ही तो है। होल्स कब क्रिएट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब जाके होल्स क्रिएट होते हैं। तो होल्स इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए डिप्लेशन लेयर में यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस टाइप से यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। चलो आगे देखो, पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास ये सिंबल होता है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का, ध्यान रखना। चलो और क्या है भैया, फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्ट करना। क्या मतलब हुआ इसका, फॉरवर्ड बाइजिंग में अगर आपसे पूछे फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्ट करो तो कैसे करोगे, ये पी टाइप ये एन टाइप, पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्शन। ठीक है, इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, अब देखो यार, होगा क्या, ये पॉजिटिव, यहां पर भी एक तरीके से पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे जो होल्स होंगे वो इस तरफ जाने लगेंगे, इस तरफ और जाने लगेंगे। इस वजह से डिप्लेशन लेयर और छोटी हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी। पतली हो जाएगी इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगी विड्थ, उसकी डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करें रिवर्स बाइजिंग में, तो रिवर्स करना मतलब इसको चौड़ा करना, डिप्लेशन लेयर को चौड़ा करना। डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, रिवर्स बाइजिंग में हम लोग नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ओके, आगे देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर, a rectifier is a device that converts an oscillating two directional alternating current AC into single directional direct current। ठीक है, ऐसे से डीसी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे डिवाइस को बोला जाता है रेक्टिफायर। दो प्रकार के होते हैं, एक हाफ वेव, फुल वेव। हाफ वेव में क्या होगा, फुल वेव में क्या होगा, ध्यान से देखना। ये हमारे पास ऐसी साइकिल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी साइकिल होगी। अब इसको डीसी साइकिल में कन्वर्ट कर देगा। हाफ वेव क्या करता है भैया, हाफ वेव में हमारे पास सिर्फ एक डायोड होता है, एक डायोड होता है। अब यहां पे हमने हमारी प्राइमरी कॉइल, यहां पे सेकेंडरी कॉइल, दोनों को पास पास रखा, यहां पे करंट पास कराया, यहां पे करंट पास कराया, तो यहां पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन पहले यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव और ये जो हमारे पास डायोड लगा हुआ है,
ये पहले फॉरवर्ड वाइजिंग में कनेक्ट रहेगा कि ये पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड वाइजिंग में, तो फॉरवर्ड वाइजिंग में तो करंट यहां से यहां पास हो जाएगा, लेकिन जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जब यहां पे नेगेटिव होगा यहां पे पॉजिटिव होगा, तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो करंट यहां पे फ्लो नहीं होगा। तो पॉजिटिव पल्स को तो ये कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो नेगेटिव पल्स रहेगी उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो यहां पे कुछ अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव पल्स, ये अरेंजमेंट, करंट आया यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, अब यहां पे दो डायोड लगे हुए हैं, यहां पे डायोड 1 डायोड 2, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट जाएगा ऐसे, तो ये पास होने देगा और आउटपुट हमें मिल जाएगा। अच्छा भैया जब नेगेटिव की बात आएगी उसका क्या होगा? यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहां से तो पास नहीं होगा, लेकिन दूसरा डायोड कर देगा इसका काम, तो ये पास हो जाएगा, तो नेगेटिव को भी ये ले जाएगा, नेगेटिव पल्स को भी ये ले जाएगा, और इस प्रकार से हमारे पास मिल जाएगा डीसी करंट, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। ओके चलो पढ़ सकते हो चीजें। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। इंपोर्टेंट सारे मैंने आपको करा दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।